हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, हमारा देश भारत, जो कि क्लास 6 का ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है। तो भारत के बारे में हमें ये भी पता है कि हमारे देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी दिल्ली है, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इसके बारे में और भी बहुत कुछ हमें जानना है। तो चलिए आज हम अपने देश को बहुत विस्तार से जानते हैं, इसकी फिजिकल डिविजन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं अपने देश में घूमने, और घूमते घूमते ही हम उसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो दक्षिण में हिंद महासागर। जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक यानी गुजरात में इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर। जो हमारी आबादी है वो लगभग 130 करोड़ है। भारत की आबादी अब लगभग 130 करोड़ है, और ये चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति ये है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि ये ऐसे दक्षिण से और उत्तर की तरफ जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये दोनों नॉर्थ इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम बात करें पश्चिम से लेके और पूर्व तक जो भारत का विस्तार है, तो पश्चिम से लेके पूर्व तक हम कैसे कहेंगे? पश्चिम हमारा इधर है और इधर पूर्व तक, तो ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसमें दोनों छोर पे पूर्व भी और पश्चिम भी, दोनों के लिए हमने पूर्व इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में, यानी ये पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के इन दोनों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो भारत का देशांतरीय विस्तार है उसका अंतर लगभग 29 है। कैसे? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच अगर हम देखें तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसको 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो भाई अगर हम देखें 29 डिग्री या 30 डिग्री हम मान के चलें अगर राउंड ऑफ में, तो अगर हमारी पृथ्वी 30 डिग्री घूमेगी तो उसको कितना समय लगेगा? उसको 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 2 घंटे। यही कारण है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उदय होता है, और जब तक वो गुजरात पहुंचता है तब तक 2 घंटे का समय व्यतीत हो चुका होता है। तो इसी को एक करने के लिए भारत में जो 2 घंटे का अंतर है, इसको एक करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में हमारा स्थानीय समय निर्धारित किया गया है, जिसको हम कहते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं, जबकि इसकी जलीय सीमा से 2 देश जुड़े हुए हैं। तो कुल 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम उनको देखते हैं कैसे कैसे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत कम हमारी सीमा मिलती है, देखो एरिया 111 किलोमीटर है सिर्फ जो दोनों देशों की सीमा टच होती है। तो उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं। जहाँ तक पूर्व की बात है तो बांग्लादेश और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये हमारे 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनकी ज़मीन हमारे देश से जुड़ी हुई है।
जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दो ऐसे देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, जो कि जलीय सीमा से भारत से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह ये भी दो हमारे पड़ोसी देश ही कहलाते हैं। तो ये बात हुई हमारे पड़ोसी देशों की। अब हम किसकी बात करेंगे? ये भारत का मैप है, जिसमें बताया गया है भारत का, जो भारत के 28 स्टेट हैं ना, उनके बारे में बताया गया है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ये आप अच्छे से देख सकते हो, जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यहाँ राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये दिल्ली हो गई। तो इस तरीके से इसमें पूरे हमारे 28 स्टेट और 9 टेरिटरीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को दिखाया गया है। राजनीतिक विभाजन के लिए देखो बुक में दिया हुआ है 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया है, तो स्टेट हो गए हैं 28, और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, तो जम्मू को 2 टेरिटरी में बांट दिया गया है, एक जम्मू और दूसरी लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी हो गई है हमारी 7। तो इस तरीके से हमारे देश में अब करंट में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल डिवीज़न की, यानी इसका भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में क्या है? भारत में उत्तर में तो बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, जो कि 3 श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। जो सबसे उत्तर में उसको हम वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। फिर उसके नीचे मध्य हिमालय या हिमाचल है, और उससे नीचे जब हम आते हैं तो शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो ये 3 श्रृंखलाएं हैं हमारे हिमालय की। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान समतल और सपाट है। ये किससे बना है? ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, मतलब जो एलुवियल सॉइल होती है ना, उससे इनका निर्माण हुआ है। और ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, जिसके कारण इन मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम भाग में जब हम चलते हैं तो हमें मिलता है भारतीय मरुस्थल। ये बहुत ही शुष्क, गर्म और रेतीला है, और यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, पानी बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद जब हम फिर नीचे आते हैं भारत के उसमें मैप में, तो हमें मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। उसकी आकृति है त्रिभुजाकार, और यहाँ का धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसमें बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम में जब हम मरुस्थल के नीचे देखते हैं तो अरावली श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। विंध्य और सतपुड़ा भी है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। वैसे ढेर सारी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसको हम सहाद्री भी बोलते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार तो एक समान है, लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। जो हमारे पठार हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार, उसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला और अयस्क। और पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान तो संकरे हैं, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत थोड़े से चौड़े हैं। अब इन चीज़ों को हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा भारत का मैप। इसमें हम देखते हैं भारत की हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं देख लेते हैं। ये है हिमालय, ये बीच वाली है हमारी श्रृंखला हिमाचल, और ये सबसे नीचे है शिवालिक। इन तीनों के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की थी नीचे आके अरावली श्रेणी की, जो कि सबसे प्राचीन है, भारतीय मरुस्थल जो कि शुष्क है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। इन्हीं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती हैं, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और यहाँ पर आकर वो अरब सागर में गिर जाती है। नीचे जब हम आते हैं तो हमने बात की थी पश्चिमी घाट की। ये पश्चिमी घाट है हमारा, और ये हमारा पूर्वी घाट है। तो देखो, पश्चिमी घाट तो एक समान है, जबकि पूर्वी घाट असमान और टूटा हुआ है। इसके बीच से होकर नदियाँ बहती हैं, जैसे ये गोदावरी नदी यहाँ आ रही है, कृष्णा नदी यहाँ से बह रही है, कावेरी यहाँ से बह रही है। तो ये असमान है और बीच में टूटा हुआ है। जो हमारे तटीय मैदान है, ये हमारे तटीय मैदान है। तो देखो, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, मतलब पश्चिमी घाट और तटीय के बीच का जो क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये संकरा है। जबकि अगर हम पूर्वी घाट की तरफ का देखें, तो जैसे ये पूर्वी घाट है और ये यहाँ तक हमारे तटीय मैदान है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत चौड़ा है। ये बात सबको समझ में आ गई ना। और इसके अलावा एक और जो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे
वो है भारत के द्वीप समूह। तो वो है भारत में दो, एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये लाइस करता है बंगाल की खाड़ी में और ये लाइस करता है अरब सागर में। और इन्हीं तीनों की वजह से, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की वजह से भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो आकृति तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये था हमारा भारत का भौतिक विभाजन। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा और तापी हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो भाई यहाँ पे हमने दो शब्द पढ़े, एक पढ़ा मुहाना और दूसरा पढ़ा डेल्टा। अब ये क्या है? तो जब कोई नदी बहते हुए जहाँ वो समुद्र में गिरती है, जैसे ये हमारी एक नदी बहते हुए आ रही है और यहाँ पर है ये हमारा समुद्र तट। तो जब ये नदी यहाँ आती है तो यहाँ आने से पहले वो कई सारी छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। तो ये नदी का मुहाना कहलाता है। समुद्र में प्रवेश करने से ठीक पहले जो स्थान होता है वो नदी का मुहाना होता है और ये वाला मैदान बहुत उपजाऊ होता है। तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं हम? डेल्टा। और बंगाल की खाड़ी में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, भारत में दो द्वीप समूह हैं जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है प्रवाल के बारे में कि प्रवाल क्या है। तो अब आप देखिए प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। जो समुद्री जंतु होते हैं ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके कंकाल को प्रवाल कहते हैं, जिसको पॉलिप कहा जाता है इंग्लिश में। जब ये जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि, जो दूसरे पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो वो ऊंची होती आकृति है ना, उसी को प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप भारत में कहाँ पाया जाता है? ये लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। तो बस हमने तो पूरा भारत घूम लिया भाई थोड़ी सी देर में ही, और हमें इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? किस किस में कर सकते हैं हम? मतलब पहले हम कर सकते हैं पर्वत में, फिर पश्चिम का मरुस्थल, उत्तरी का मैदान, तटीय मैदान कर सकते हैं, और उसके अलावा पठार हैं यहाँ पर, और दो द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम हमें लिखने हैं। दो प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसी तरीके से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आप बता सकते हो। 28 स्टेट हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 राज्यों की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और 2 राज्य कौन से? पंजाब और हरियाणा, दोनों की एक ही राजधानी है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या इसलिए निवास करती है क्योंकि वो कृषि के लिए बहुत ही कृषि योग्य भूमि हमें उपलब्ध कराती है, और वहाँ पर समतल मैदान है, जिसकी वजह से वहाँ पे मकान बनाना, सड़क बनाना या फिर जो औद्योगिकरण है, कारखाने लगाना, वो बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर प्रवालों का जो पॉलिप्स होते हैं उनका निर्माण होता रहता है। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने कर लेंगे। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जो सबसे नीचे का भाग है उसे हम शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका जिस जल संधि के द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसे पाक जल संधि कहा जाता है। बस देखो हमारा चैप्टर कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया और हमने इसके प्रश्न उत्तर भी देख लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।